नमो। ठीक है? आप लोगों के दो क्लासेस है मेरे साथ, एक आज की क्लास है और एक कल की क्लास है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक चीज सिखाऊंगी जो कि आप लोगों की बेसिक है, दैट इंक्लूड आप लोगों का पैराग्राफ राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के पेपर में प्रेसी कैसे सॉल्व की जाती है। ऑल दो आप लोगों का सरताज एंड नमूस आप लोगों ने एंटायरली ऐसे के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन ये एक क्लास आप लोग सुन लेंगे तो आप लोगों की ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ जो कल की क्लास होगी वो ऐसे पे होगी, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को ऐसे के बारे में बताऊंगी डिटेल से कि हम ऐसे कैसे करने जा रहे हैं और हमने उसे कैसे लेके चलना। पैराग्राफ के बारे में आप लोगों को एक बात तो क्लियर है। पहले मुझे ये बताएं आप तीनों बच्चे कि क्या आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग का पता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, डाइसेक्शन। सरताज, नमूस, ठीक है, सरताज को पता है। एंड व्हाट अबाउट नमूस? आपको भी पता है, वेरी गुड। और मरियम आपको? ठीक है। मतलब आप लोगों को अंदाजा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि जब भी आपने किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बारे में आपने जो नॉलेज है, मैं मरियम जिक्र करती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी, उसके बारे में आपने जो है वो डिस्कस करना है। मैं जैसे आप लोगों को ना एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक टॉपिक है, एक हमारे पास टॉपिक है जैसे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। ये मरियम मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, उन दोनों को ऑलरेडी पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। जी जी जी, क्या इशू है बताएं। आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप करें, मैं प्रोसीजर पढ़ाती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को एड्रेस करती हूँ। अच्छा, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आपको ना पेपर के अंदर इसी तरीके से कोई एक टॉपिक आ जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो टॉपिक है ना, उसको आपने डाइसेक्ट करना शुरू करना है। अब आप डाइसेक्ट करोगे तो इसमें एक चीज क्या है? क्लाइमेट चेंज। एक चीज क्या है? इम्पैक्ट। और एक चीज क्या है? सोसाइटी। अब आप लिखें कि क्लाइमेट चेंज में क्या होता है। अब जाहिर सी बात है, क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ड्राउट्स आते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोलॉन्ग समर्स आती हैं, शॉर्ट विंटर्स आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होना है। ये सब चीजें क्या हैं? ये ये हमारे पास, बताती हूँ मैं आपको रीअरेंजिंग का भी। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज के एलिमेंट्स है। अब इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं? सोशल इम्पैक्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, लीगल इम्पैक्ट्स हैं। अब उनको हमने उठाकर रिलेट करते जाना है इन दी प्रिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो जब आपके पास कोई टॉपिक आता है, आप उसको पहले डाइसेक्ट करते हैं। डाइसेक्ट करने के बाद उस टॉपिक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख के आपस में फिर रिलेट करना शुरू करते हैं। ये जो डाइसेक्शन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, ये आपके माइंड में तब होगी जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है वो मुझे बताएं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, इसके ऊपर लिखें। आपने जब आज से पहले इस चीज के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो आपको कैसे पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कैसे हैं? आपका माइंड प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या चीज होती है? माइंड की प्रोसेसिंग होती है। और माइंड की प्रोसेसिंग कब होती है? जब आपके माइंड के अंदर उससे पहले नॉलेज होता है। तो अब आप कहें कि मैडम हम सोच रहे हैं हमारा जहन काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसका ये रीजन है कि आपके पास माइंड में पहले से नॉलेज नहीं है। हम आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई टॉपिक आपको दिया जाता है तो आपने स्टेप नंबर 1 पे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन आइडियाज को आपने रफ एक मैप बनाना होता है। उन सारे मैप्स को अब रिलेट करके अब आप आओगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड आपकी पैराग्राफ राइटिंग। तो स्टेप नंबर 1 से मेरा इतना कंसर्न नहीं है। हम बात करें लैंग्वेज की, हम बात करें कॉम्पोजिशन की, तो हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 के ऊपर आएंगे, दैट इंक्लूड पैराग्राफ राइटिंग। आप लोगों को ऑलरेडी इस बात का, तीनों बच्चों को पता है कि पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। मेरा कंसर्न इस चीज से नहीं है, मेरा कंसर्न आप लोगों को एक नई चीज पढ़ाने पे है। मैं आप लोगों को अब ये चीज पढ़ाऊंगी। देखें, आप लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं।
ऑल्दो आप सब के सब ठीक है, कोई सीएसएस देना चाहता है, कोई पीएमएस देना चाहता है, कोई वन पेपर एग्जाम्स को एस करना चाहता है, लेकिन दे ऑल पेपर्स आर कॉम्पिटेटिव इन नेचर। सबके सब क्या है, कॉम्पिटेटिव इन नेचर है। तो आपने उस कॉम्पिटेटिव नेचर को एस किस तरीके से करना है, जब आप कुछ ऐसा लिखेंगे जो आपको बाकी बच्चों के ऊपर बीट करवाएगा, आपको बाकी बच्चों के लिए, आपका पेपर बाकी बच्चों के लिए थ्रेश होल्ड का एक सबब बनेगा। मुझे ऑलमोस्ट इस जर्नी के अंदर, टीचिंग वाली जर्नी के अंदर 12 इयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मैं 2 साल से, 2 ढाई साल से सीएसएस की जर्नी में हूँ। मैंने बैक टू बैक 2 एग्जाम्स एस किए हैं। आपको पता, बड़ा रेयरली होता है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दो और उसको एस कर जाओ। आपको पता है इसके पीछे मैं एक ही चीज कहती हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा नहीं, मतलब इस तरह मैं लिखूंगी ना, तो आप लोग उसको देखेंगे तो आप कहेंगे मैडम आपने तो जेनेरिकली लिखा है, कोई इतना खास नहीं लिखा कि मैम जी जिस तरह एडिटोरियल्स होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं, बड़ी केस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा राइटअप जिस तरह का आपका राइटअप होता है, मेरा राइटअप वैसा ही होता है, सिंपल सा राइटअप होता है। सिर्फ फर्क कहां पर आता है, फर्क यहाँ पर आता है कि जो मैं लिखती हूँ ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो मैंने आप लोगों को तीनों को एक स्ट्रक्चर सिखा दी है, दैट इज द टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स। आज जो हम करने जा रहे हैं कि हमारा स्टेप नंबर 2 है, और स्टेप नंबर 2 किस चीज के बारे में, हमने ये चीज लर्न करनी है कि जो हमारा एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को एक आम बच्चा जो कि सीएसएस का बच्चा नहीं है, उससे किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा। एक आम स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट जो कि सीएसएस का स्टूडेंट नहीं है, और एक वो स्टूडेंट जो सीएसएस का एस्पायरेंट है, तो उन दोनों के पैराग्राफ लिखने में किस चीज का फर्क आएगा। उन दोनों के पैराग्राफ में लिखने का जो फर्क आएगा, उसके लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल करती हूँ जिसे हम कहते हैं कोहेरेंस। मेरे नजदीक स्ट्रक्चर, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस और जो लास्ट आपके पास स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, इसको सीखने के बाद स्टेप नंबर 2 होता है कि आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस पे जरूरत से ज्यादा काम करना है। कोहेरेंस दो तरह की होती है, एक होती है लॉजिकल कोहेरेंस, एक होती है ग्रामेटिकली कोहेरेंस। लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब है कि बिलफर्ज मैंने आपको कहा कि यू पीपल हैव टू राइट अ स्टोरी, और आप क्या कहते हैं, यस मैडम, देयर वाज अ क्रो, ही वाज थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, he drank the water and filled his heart, thanked God. Suddenly he saw a picture in a garden. The water was very low. फिर वो चला गया, फिर वो प्यासा था, फिर उसको याद आया। मतलब अगर मैं देखो ना किस तरह की बातें कर रही हूँ, कि जो बात बाद में आने वाली है वो मैं बात पहले कर रही हूँ, तो सुनने में कितना ऑकवर्ड लग रहा है आप लोगों को। इसे कहते हैं कोहेरेंस। इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग बाद वाली बातें पहले लिखना शुरू कर देते हैं, पहले वाली बात बाद में लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे वो उस पैराग्राफ का सत्यानाश बच जाता है। मैंने आपको कहा कि यू पीपल हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बिलफर्ड्स। आप क्या करते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन इज अ टूल, एजुकेशन टीच दिस, एजुकेशन प्लान, एजुकेशन टमकान, मतलब लाइक बस लिखी जा रहे, लिखी जा रहे, इन अ नटशेल विदाउट एजुकेशन वी आर नथिंग, मतलब ऐसे करके आप लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं। और यही पैराग्राफ अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस, जो कि वो आपको इस बात का पता है कैसे लिखना है, टॉपिक सेंटेंस के बाद मैं सबसे पहले डिफाइन करूं कि व्हाट द एजुकेशन मीन, व्हाट इज एजुकेशन इन रियलिटी। देन मैं लिखूं कि व्हाट आर द टूल्स टू एज एजुकेशन, और व्हाट एजुकेशन डू इन अ जेनेरिक वे। जेनेरिक मतलब उसके 10 से 12 फायदे अगर मुझे आते हैं, तो वो 10 से 12 फायदे मैंने एक सेंटेंस में लिखे होंगे। फिर उन 10 से 12 फायदों को जो मैंने एक सेंटेंस में लिखी होंगे, उसमें से 4 फायदे निकाल के मैंने नीचे एक्सप्लेन करने हैं 4 मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर, और हर सेंटेंस के अंदर मैंने केस स्टडी और एग्जाम्पल मेंशन करनी है। और फिर मैंने लास्ट पे एक उसको एक क्या करना है, वे फॉरवर्ड ऐड करना है कि एजुकेशन के ये फायदे हैं, मजीद आप एजुकेशन को इस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, और ये बात मेंशन करके उसको कंक्लूड करूंगी। अब बताएं, बातें तो वही थी जो आपको पता थी, वही बातें मैंने लिखी हैं, लेकिन फर्क किस चीज के ऊपर आया कि आपने जो चीज लिखी उसमें क्या नहीं था, उसमें कोहेरेंस नहीं थी। मैंने जो चीज लिखी वो क्यों अच्छी थी, क्योंकि उसमें कोहेरेंस थी। तो कोहेरेंस इज द बेसिक पिलर। ये बात मैं क्यों सिखा रही हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लिखना है। ऐसे इंटायरली किसी चीज पे बेस करता है,
ऐसे आपके पैराग्राफ पे बेस करता है। आपने 20 से 25, 15 से 18, 10 से 9 पैराग्राफ्स लिखने हैं। अगर आपके पैराग्राफ के अंदर ये कोहेरेंस मेंशन नहीं होती, जिसे हम लॉजिकल कोहेरेंस कहते हैं, तो उस पैराग्राफ का कतन कोई फायदा नहीं है। आपको मैंने कहा है कि इस चीज के कॉजेज लिखें, आप पहले लिख देते हैं मैडम जी इसके वे फॉरवर्ड ये है, इसको हम इस तरीके से रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर आपको याद आया अच्छा इसके तो मुझे कॉजेज भी मेंशन करने थे, फिर आपने 2 कॉजेज मेंशन किए। फिर आपको याद आया अच्छा इसका वे फॉरवर्ड ऊपर आएगा, तब भूल गया मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वो मेंशन कर दिया। फिर आपको लास्ट पे याद आया यार इसके तो कुछ इम्पैक्ट्स भी थे, तो आपकी कोहेरेंस टूट गई ना। तो आपने अपनी लॉजिकल कोहेरेंस को नहीं तोड़ना, उस कोहेरेंस को मेंटेन रखना है। जितना आपका पैराग्राफ कोहेरेंट होगा उतना स्ट्रांग होगा। हम कहते हैं ना, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अभी तो मैं आप लोगों के पैराग्राफ को इतना क्रिटिकली इवेलुएट नहीं करती, मैं जिस तरह पढ़ाती जाऊंगी ना, आप देखना मेरी इवेलुएशन कितनी स्ट्रिक्ट होती जाएगी। मैं उसको पॉइंट्स देना शुरू कर दूंगी, अच्छा कोहेरेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आप लोगों ने मेंटोर्स सुना होगा, वो कहते हैं कि बेटा आपके राइटअप में ना एक्सप्रेशन बहुत वीक है। सुना होगा आपने ये वर्ड। तो एक्सप्रेशन वीक होने का मतलब ही ये है कि पीछे से आपकी कोहेरेंस नहीं होती। आपकी कोहेरेंस इतनी डिसऑर्गेनाइज होती है, इतनी स्कैटर्ड वे में होती है, कि वो उस स्कैटर्ड वे में कोहेरेंस का होना क्या सबब बनता है, एक वीक पैराग्राफ क्रिएट करता है। नमूस एंड सरताज, ये चीज क्लियर हुई है आप दोनों को कि पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस क्या होती है, लॉजिकल। अब आपने मुझसे एक चीज पूछी थी ऊपर, सरताज के मैडम किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन से आइडियाज कैसे लिखने, कौन से कैसे नहीं लिखने। तो उसका आंसर क्लियर हो गया ना, कि आपको एक ऑर्डर का पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने, पहले मैं डिफाइन करूंगा क्या हुआ है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आप बच्चे लीव कर रहे हैं उसको। मैं उस मेरी आवाज में मसला, कोई डिसोशन हो रही है क्या? ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन किया था ऊपर सरताज ने कि मैडम मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि मैं पहले कौन सी चीज लिखूंगा। तो जब आपको लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज का पता होगा, आपको पता है कि मैंने, अगर मुझसे किसी ने कॉजेज पूछे तो पहले मैं सारे कॉजेज एक्सप्लेन करूं, फिर मैं उन कॉजेज के इम्पैक्ट्स लिखूं, फिर मैं उसके लिए वे फॉरवर्ड लिखूं, लास्ट में मैं कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखूं, शुरू में टॉपिक सेंटेंस लिखूं, तो वो पैराग्राफ कैसे ही नहीं अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। तो हमने अपने पैराग्राफ के अंदर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज की कोहेरेंस को मेंटेन करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आती है कि आप अब उन कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए अपने पैराग्राफ में क्या इस्तेमाल करते हैं। आप उस कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए अपने पैराग्राफ के अंदर जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, आप उसके अंदर ग्रामेटिकली लिंकर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन एडिशन टू दिस, ऑल्सो, फर्दरमोर, however, but on the other hand, because, therefore। तो इन कोहेसिव डिवाइसेस को आप इस्तेमाल करते हैं और इन लॉजिक को आप इस्तेमाल करते हैं। जो आपका पैराग्राफ आता है ना, वो ऐसा निखर के आता है। इसको हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे पोल्यूशन इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम, उसने क्या प्रॉब्लम्स, उसने क्या क्या, उसने जेनेरिकली एक स्टांस ले लिया कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है। कैसे सीरियस प्रॉब्लम है? जैसे कि पोल्यूशन की टाइप होती है एक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो कि व्हीकल से निकलती है, वो रिस्पायरेटरी। अब देखो, साथ ही एयर पोल्यूशन, नाम, आगे कॉज, कॉज का इम्पैक्ट, इन एडिशन, फिर वाटर पोल्यूशन, नाम, कॉज और आगे इम्पैक्ट, मोर ओवर सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक, केमिकल हार्म्स, कॉज, एंड क्या करती है वो, एग्रीकल्चरल और फूड सेफ्टी को हार्म करती है, आगे इम्पैक्ट, नाम, कॉज, इम्पैक्ट। कुछ स्कैटर्ड नहीं है, एक साथ एक कोहेरेंट है। और लास्ट पे क्या चाहिए हमें, लास्ट पे एक उसने सजेशन दे दी कि हमें एक अर्जेंट एक्शन चाहिए। तो इसे कहते हैं एक कोहेरेंट पैराग्राफ। हालांकि कोई बहुत मुश्किल नहीं लिखा हुआ ये। अच्छा, ये सैमसंग के नाम से कौन ऑनलाइन हुआ है, नाम बताइएगा काइंडली अपना। मरियम आप हो? ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज होती है कोहेरेंट। तो मरियम यही बता रही थी, आप लास्ट पीस सुन के गई थी, कि कोहेरेंट जो है वो लॉजिकल, एक तो आपने आइडियाज की रखनी है, दूसरी उसी कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए आपने कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है। और वो कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं, आप ये जो एग्जांपल्स, एडिशन,
एड, फर्दर मोर, ये जो लिंकर्स को आप इस्तेमाल करती हैं ना, इससे आपका पैराग्राफ जो है वो कोहेसिव रहता है। मैं आप लोगों को ना अब एक चीज करवाने लगी हूँ, ऑल्दो ये चीज अभी आप लोगों के लिए न्यू होगी क्योंकि अभी आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ा नहीं ना हुआ, कंटेंट नहीं है आपके पास। जब आपके पास कंटेंट होगा तो आपको इन बातों की समझ आएगी। लेकिन फिर भी मैं इसको बड़ा जेनेरिकली लेके चलूंगी ताकि आपको मैं समझा सकूं। ये बातें वो हैं जो अभी मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि जब भी आपको कोई पैराग्राफ आए तो आपने उसके ऊपर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो आपने किस किस लेवल पे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जब आपके पास एक पैराग्राफ आता है ना, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स देती हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर लिखो। आपने ये अपने ना यूनिवर्सल पॉइंट्स इनको आपने याद कर लेना है। इन पॉइंट्स को जब आप याद कर लेंगे ना, फिर आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। जब भी कोई पैराग्राफ आए सबसे पहले सोचे उसकी कोई हिस्ट्री, उसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने टॉपिक दिया क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑनवर्ड, या वुमेन्स राइट, हिस्टोरिकल डिनायल या मॉडर्न। सोचे कि यार क्या इसकी कोई हिस्ट्री है, कभी कभी मैंने पढ़ा हो, कभी मैंने सुना हो, कोई ना कोई हिस्ट्री तो इसकी होगी ही ना। इसका कोई ओरिजिन, कोई टर्निंग पॉइंट। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन का सोचिए दिमाग में क्या आएगा। अच्छा, ग्रीक थे, एथेंस थे, फिर इस्लाम था, सूरह जो थी वो इकरा नाजिल हुई, कहा पढ़, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मेन फ्रॉम द क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में हिस्ट्री याद आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगी तो स्टेप नंबर 1 के ऊपर आपने उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सोचना है। फिर आपने सोचना है उस टॉपिक के यार कोई कॉजेज हैं, कोई रूट कॉजेज, लाइक कोई उसकी सोशल डायमेंशन, कोई पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी वाइज, कोई कल्चर वाइज। कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपके जेहन में आएगा ही ना। तो अगर है तो फिर आप उसको उसकी डायमेंशंस देखो। फिर आप देखो कि यार अगर इसके कॉजेज हैं या फैक्टर्स हैं तो कोई ना कोई उन फैक्टर्स का, उन कॉजेज का, उन करेक्टरिस्टिक्स का कुछ ना कुछ तो असरात होंगे ही ना। शॉर्ट टर्म असरात भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म असरात भी हो सकते हैं, लोकल असरात भी हो सकते हैं, ग्लोबल असरात भी हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से सोचें। फिर आप सोचें कि मैं ये जो टॉपिक पढ़ रहा हूं, क्या इस टॉपिक के अंदर कोई स्टेक होल्डर्स आते हैं। किसी एनजीओ को मैं कोट कर सकता हूँ, किसी गवर्नमेंट की एग्जाम्पल को, किसी पब्लिक कम्युनिटी को, प्राइवेट सेक्टर को, कोई मीडिया, यूथ, वुमेन, माइनॉरिटी, किसी को मैं कोट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। क्या इस टॉपिक की कोई ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक इम्पैक्ट है, डिवेलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी चीज है। तो देखिए उसके बारे में क्या इस टॉपिक को लेके कोई करंट सिनेरियो है, कोई ग्लोबल न्यूज चल रही हो, पॉलिसीज, यूएन रिपोर्ट्स, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस हैं, कोई मॉरल एथिकल वैल्यू है, कोई कोटेशन है मुझे इससे रेलिवेंट आती है। तो जब आपने इतने सारे एंगल से ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी ना, तो आपका पैराग्राफ खुद ही निखर के आपके सामने आएगा। हम क्या करते हैं, हम इंसान जो है ना वो बड़े इम्पल्सिव इन नेचर है, हम जज्बाती होते हैं। हमें जब भी कोई पैराग्राफ दिया जाता है हम फटाफट लिखने की करते हैं। हमने कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। हमें पता है हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो हम बड़े इम्पल्सिव होते हैं। लेकिन आप ये चीज आप लोग अडॉप्ट करके देख लें। आप लोगों को पहले वक्त में हो सकता है कि जब आप स्टार्टिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले मरहले से गुजरे तो आपकी बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग वीक हो, आपको कुछ याद ही ना आए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका दिमाग का जब जंग उतर जाएगा ना, आप खुद ब खुद ही उस चीज के अंदर स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपने जब भी आज के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उस टॉपिक के यूनिवर्सल पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगर आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपका पैराग्राफ बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत कोहेरेंट होगा, और उसमें ना सिर्फ कोहेरेंस आइडियाज की होगी बल्कि ग्रामेटिकली कोहेरेंस भी पाई जाएगी। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है दोनों को यहां तक एक चीज, आप तीनों को? गुड, शाबाश। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज है प्रेसी राइटिंग, आप लोगों के पेपर में होती है। आप में से जिस जिसने नमूसा, आपका पेपर आने वाला है अभी इसका पीएमएस पर, इसका केपी के पीएमएस का, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपका जो है वो सरताज, इंशाल्लाह आप भी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए,
आप बहुत अच्छा एक पैराग्राफ लिखना शुरू करें, तो आप लोग ना एक काम किया करें डेली बेस के ऊपर। आप लोग इस चीज को बेशक अपना के देख लेना, आपको खुद अपने अंदर एक चेंज फील होगा। रोज उठा करें, जो ओपिनियंस होती है ना, बेशक डॉन का किसी भी एक छोटे से ओपिनियन को पिक करें, ट्रिब्यून के कर लें, द न्यूज के कर लें, किसी भी एक न्यूज़पेपर के ओपिनियन जो सबसे छोटा हो उसको पिक करने के बाद उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ते दौरान किसी वर्ड की समझ ना आए, किसी मीनिंग की समझ ना आए, उसको चैट जीपीटी पे या इंटरनेट पे उसको गूगल पे तलाश करें उसके मीनिंग। इट आई मीन टू से कि उस पैराग्राफ को आपने समझने की हर मुमकिन कोशिश आपने लगा देनी है। जब आपको वो ओपिनियन समझ आ जाए ना, उसी ओपिनियन को अगर तो वो 100 वर्ड्स का है, उसको 30 वर्ड्स में लिखें, पैराफ्रेजिंग करें। आप जब ये हैबिट करेंगे ना, आहिस्ता 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 आपकी, जिसे कहते हैं ना कि जिस तरह एक जो लीडर होता है, आप जो एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, आपकी आपने लीडर ही बनना है ना, आपने ब्यूरोक्रेट के अंदर जाना है, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, आप लीडर बनेंगे। तो एक लीडर के अंदर क्या स्किल होती है? प्रॉब्लम रिजॉल्विंग स्किल उसकी सबसे मेन पावर, मेन टूल होना चाहिए एक लीडर का। तो जब आप प्रेसी राइटिंग करते हैं ना, तो प्रेसी राइटिंग करने से या पैराग्राफ लिखने से, पैराग्राफ को कंसाइज करने से, पैराफ्रेजिंग करने से आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, चीजों को कंप्रेस करने की, मुश्किलात को रिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है। ना सिर्फ वो स्ट्रांग होती है, बल्कि आपका आहिस्ता आहिस्ता राइटअप मिच्योर होने लग जाएगा। आप जिस ओपिनियन को पढ़ना शुरू करेंगे ना, एक वक्त आएगा आप अपने अंदर ये चेंज फील करेंगे कि आप उसी राइटअप को कॉपी करने लग गए हैं, आप उसके स्टाइल को कॉपी करने लग गए हैं। लेकिन इसमें रहना आपने पंक्चुअल, अगर आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो फिर आपको अपने अंदर ये चेंज फील नहीं होगा। अगर आपने एक 30 दिन भी ये एक्टिविटी कर ली ना, 30 दिन के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको खुद ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि आपका राइटअप बहुत मिश्योर हो गया है। प्रेसी राइटिंग क्या चीज होती है? प्रेसी का मतलब होता है कि आपके पास एक लंबा पैराग्राफ होता है। पहली बात ये कि मैं एक चीज चीज को क्लियर कर दूं अच्छे तरीके से। मरियम आपने, जी 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 पूछे मरियम पूछे क्या बात पूछनी है? अच्छा, पहली बात आप होती थी मरियम, क्वेश्चन करें। यस, मरियम न्यूज़पेपर डेली पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये किस स्टेप पे पढ़ना चाहिए। हमारे हमें बहुत गलत गाइड किया जाता है, हमारे मेंटोर्स हमें बहुत गलत गाइड करते हैं। उनसे कभी आप पूछो ना जिन्होंने सीएसएस कर लिया है कि सर करंट अफेयर्स की बुक्स क्या हैं, आपको ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट, ऐसे ऐसे जर्नल्स के नाम बताएंगे जो शायद कभी आपने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुने होंगे। और अगर आप गलती से उन्हें खोल लेना, तो आप पहले दिन ही कहेंगे कि मैंने सीएसएस करना ही नहीं है। ठीक है? न्यूज़पेपर ना पढ़ने का एक टाइम होता है। टाइम से मुराद है कि जब तक आपने पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का सिलेबस नहीं ना कवर किया होगा, आपको ये नहीं पता कि आईआर क्या चीज होती है, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स किसके साथ अच्छे होने चाहिए, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स क्या होती है, पैसिफिक ओशन की पॉलिटिक्स क्या होती है, ये क्लाइमेट चेंज क्या चीज होती है। जब तक आपको इनके बारे में नाउ हाउ नाउ नहीं है ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगी न्यूज़पेपर में क्या लिखा होगा। एक बार पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का जब सिलेबस आप लोगों का मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगाकर पहले खत्म कर ले उसको, जब आप उस सिलेबस को खत्म कर लेना, फिर न्यूज़पेपर पढ़े। ना सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते दौरान आपको मजा आएगा, बल्कि आपको पता चलेगा कि मेरा ये वाला पॉइंट, मेरी ये वाली केस स्टडी किस जगह पे ये बैठती है। समझ आ रही? और अगर आप शुरू से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये चीज क्या है। अब मैं आपको कहूं कि पैसिफिक ओशन के अंदर ओकस बन गया या क्वाड आ गया, आपको क्या पता ये क्वाड क्या है या ओकस क्या है? आपको मैं वर्ड इस्तेमाल करूं कंटेनमेंट पॉलिसी, आपके तो फरिश्तों को भी इस बात का नहीं पता होगा अगर आपने सी से स्टार्ट किया। और अगर आपने यही सिलेबस कवर किया होगा ना पाकिस्तान अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का, तो आपको पता है कि जी मैडम बात कर रही है, यूएसए एक सुपर पावर है, वो कंटेन करना चाहता है, वो चाइना को वो क्वाड बना रहा है, वो ओकस बना रहा है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम अप्रोप्रिएट तब से स्टार्ट होता है जब आप सिलेबस कवर कर लेते हो। ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक चीज समझाने लगी थी, प्रेसी। एक बात अपने पल्ले से बांध ले कि प्रेसी राइटिंग शुड बी अ 1 पैराग्राफ। ये बात नहीं भूलनी। अगर आपको एग्जामिनर ने पेपर के अंदर 7 पैराग्राफ्स दे दिए, 4 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, 1 पैराग्राफ दे दिया, 10 दे दिए,
आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हर पैराग्राफ की अलग अलग प्रेसी करने बैठ जाओ। आपको आपने उसने आपको 10 पैराग्राफ दिए तो भी उसकी प्रेसी 1 पैराग्राफ होगी। उसने आपको एक पैराग्राफ दिया है तो भी उसकी प्रेसी एक ही पैराग्राफ होगी। तो प्रेसी राइटिंग का पहला रूल ये है कि प्रेसी राइटिंग शुड बी आ 1 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ पे ये मुश्तमिल होगा, ना एक पैराग्राफ से ऊपर, ना एक पैराग्राफ से कम। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? तो प्रेसी क्या होती है? एक लॉन्गर टेक्स्ट की, एक बड़े टेक्स्ट की, आप ये करें कि बड़े समंदर को आपने कूजे में बंद करना है, उसकी एक कंसाइज समरी होती है। उस कंसाइज समरी के अंदर क्या होती है? कोहेरेंस, क्लैरिटी और कंपैक्टनेस। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ना, तो आप लोगों को क्लास के लेक्चर के एंड पर ये चीज पता चल जाएगी कि प्रेसी कितनी इजी और कितने मजे से प्रेसी होगी। मैं थोड़े से पहले आप लोगों को ना फीचर समझा दूं प्रेसी के। पहला फीचर ये है, प्रेसी होती है ब्रेविटी। प्रेसी ब्रेविटी का नाम है। ब्रेविटी का मतलब होता है एक ऐसी बात जो मुख्तसर इन नेचर होती है मगर पुर असर होती है। मुख्तसर मगर पुर असर। जैसे ये 4 लाइंस हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर ग्लोबल इशू। एक तो ये ग्लोबल इशू है। कैसे होता है? ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज से होता है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ होती हैं? एटमॉस्फेयर में। फिर क्या होता है? फिर ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, उससे क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर आपका राइज करता है। ये 4 लाइनें हैं। इसका इसका अगर मैं मुख्तसर और पूरा सर बात करूं तो क्या बात है कि क्लाइमेट चेंज जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है वो ग्लोबल वार्मिंग करती है, मतलब टेम्परेचर को राइज करती है। ये बात है ना, मुख्तसर इन नेचर मगर पूरा असर। कि क्लाइमेट चेंज रिजल्ट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस जो क्या करती है? दैट रेज ग्लोबल टेम्परेचर, दैट्स इट। तो पहला पॉइंट क्या सीखा आपने कि प्रेसी क्या होती है? ब्रेविटी इन नेचर होती है। लंबी बात को छोटी बात में लिखना, मगर कैसे लिखना? पुर असर अंदाज से। अगर आपने उस बात का, जो उस बात का वजन था, वो अपनी ब्रेविटी वाले सेंटेंस के अंदर असर खो दिया तो आप फेल हो गए उस प्रेसी के अंदर, वो सेंटेंस आपका फेल हो गया। ये है स्टेप नंबर 1, फर्स्ट फीचर ऑफ प्रेसी। फीचर नंबर 2, बी क्लियर, क्लैरिटी। अब उसने जब बात की है, अब आप लिखो, आपको समझ ही ना आए कि आपने उसकी क्या समझ। अच्छा, द प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम। हम ना बड़ा एक हम जो है, जब क्योंकि हमारी आदत होती है शुरू से, हमारी स्कूलिंग नहीं इतनी अच्छी है, हमारे स्कूल इतने अच्छे नहीं होते थे, हमें वो सिखाते नहीं। हम बड़े वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिग, लिटिल, सम, एनी, नॉट। हमें पता ही नहीं कि बट बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना सिर्फ इनफॉर्मल होते हैं बल्कि इनके अंदर नेगेटिव कॉनोटेशन पाई जाती है। अब जैसे प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ बिग एंड हैज मेनी कॉजेज लाइक गैसेस एंड स्टफ। तो ये तो क्लियर ना हुआ। आपने अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है, और उन चुनाव को मैं ये नहीं कह रही कि डेकोरेटिव वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, सिंपल इस्तेमाल करें, इजी टू अंडरस्टैंड, बी क्लियर, मगर वो देखने में अच्छे लगे कि यस, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय बिग बिग कॉजेस, तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 ब्रेविटी, स्टेप नंबर 2 क्लैरिटी। अच्छा, ये ना 40 मिनट्स के बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग ना इसी लिंक्स को जिससे आपने पहले ज्वाइन किया था उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है?